एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में आते हैं, जहां उनकी अनुयायी उनका भव्य स्वागत करते हैं। रोज पूरा गांव गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए और उनके उपदेश सुनने के एकत्रित होता है। उपदेश देने के साथ साथ गांव वालों की समस्याओं को भी सुनते थे और उन्हें उचित उपाय भी बताते थे। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या को लेकर आता है। ये पहनावे और रहन सहन से तो वह व्यक्ति धनी लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम उदास और मुरझाया सा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर गौतम बुद्ध के शिष्यों ने मन ही मन सोचा कि भला इतने धनी व्यक्ति के किस बात की परेशानी हो सकती है जो इतना दुखी दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की मन की बात जान गए थे। वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचा कि आज एक ही बार में मैं आज अपने शिष्यों को ज्ञान भी दूंगा और इन व्यक्ति को समस्या का समाधान भी उसे मिल जाएगा। गौतम बुद्ध ने उस धनी व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे उसकी परेशानी पूछी। गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए व्यक्ति बड़ी दुखी आवाज़ से उन्हें अपनी समस्या बताना शुरू करता है। व्यक्ति, महात्मा, मेरी समस्या शायद आपको बहुत ही साधारण लगेगी, लेकिन आप यकीन मानिए कि इसके कारण मेरी हालत ख़राब हो गई है। कुछ दिनों से मुझे ऐसा बेचैनी और चिंता सताती है। मैंने तो ठीक से ठीक से खा पाता हूँ, ना तो सो पाता हूँ और न ही किसी काम में मेरा मन लगता है। मेरे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन वो भी समस्या को सुलझाने में किसी काम नहीं आ रही है। अब आप ही कोई उपाय बताइए महाराज। इस गौतम बुद्ध अपने शिष्यों की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं, गौतम बुद्ध सेठ, तुम्हारे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, भला फिर तुम्हें किस बात की चिंता है जो तुम्हें ठीक से व्यवहार करने नहीं दे रही है? जरा खुल कर बताओ। सेठ कहता है, गुरुजी, मेरे पास धन दौलत की ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। गुरुजी, मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो गई है और वे अपने परिवार में खुश हैं। समस्या मेरे 2 पुत्रों को लेकर है। मेरे तीनों बेटों बड़े दोनों लाड प्यार से बिगड़ गए हैं और अब होने के बाद बस अपनी मनमानी करने लगे हैं, जिसमें समाज में मेरा नाम खराब हो रहा है। इन दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। दोनों की नज़र बस मेरी संपत्ति पर रही है। मुझसे, मेरी पत्नी, मेरे और मेरे छोटे बेटे से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और रही सही कसर, मेरे कुछ लालची नाते रिश्तेदार और मेरे करीबी मित्र कर देते हैं। आए दिन अपने दुख का रोना रोते हुए पैसा मांगने चले आते हैं, जिन्हें मैं मना भी नहीं कर सकता। मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा बहुत ही भोले हैं। दोनों को दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। बस यदि बात मुझे परेशान करती है। मेरी आयु हो गई है। मेरे मरने के बाद मेरे दोनों नाकारा बच्चे और मेरे रिश्तेदार मेरी मेहनत से कमाई पूंजी हड़प लेंगे। मेरा सीधा साधा छोटा बेटा और मेरी भोली पत्नी का क्या होगा? उस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, तो यह तुम्हारी चिंता है का कारण है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। लेकिन सेठ, तुम तो बहुत तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हो और अभी तो तुम्हारी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम मरने की बात सोचने लगे। हाँ, यह बात और है कि अगर तुम इसी तरह भविष्य की चिंता से घुलते रहे तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। कल क्या होगा कि फिक्र में अपना आज खराब कर रहे हो। सेठ, तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता क्यों करते हो? यह तुम्हारा काम नहीं है। तुमने तुम्हारे जीते जी तुम्हारा हर फर्ज निभाया है ना। बस अब जो बचे हैं वह अपना अच्छा बुरा खुद सोचेंगे। वैसे देखा जाए तो इस सब में सारी गलती तुम्हारी ही है। सेठ, तुम्हारी हालत के जिम्मेदार और कोई तुम नहीं, तुम स्वयं ही हो। सेठ हैरत से गौतम बुद्ध को देखता है और पूछता है, वह कैसे महाराज? इसमें मेरी क्या गलती है?
मैंने तो हमेशा ही बस अपने परिवार को और दूसरों के बारे में ही सोचता है। गौतम बुद्ध, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन तुमने अनजाने में ही सही लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। दरअसल पैसा तुम्हारी समस्या है, वो तो तुमने मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। तुम्हारी समस्या है, ये तुम्हारी आवश्यकता है। सेठ, तुम्हारे पास बुद्धि तो बहुत है, लेकिन व्यवहारिकता की कमी है। कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये तुम्हें पता ही नहीं है। अपने दोनों बेटे की आदतें तुम्हारे अतिरिक्त लाड प्यार के कारण ही खराब हुई है, जिस पर तुमने समझ रहते ही लगाम लगानी चाहिए थी। तुम उनकी जायज़ नाजायज़ जिद को पूरा करते रहे, बिना कारण जाने ही उन्हें पैसे देते रहे। और तुम जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें ऐसा करने से रोकती तो उसे डांटते। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे डर से वह बेचारी सहम चुप बैठ जाती। घर में उसकी कोई बात का महत्व नहीं रहा। बेटे ने भी घर से माँ की स्थिति भाप ली और उन्हें कोई महत्व नहीं दिया कि कुछ कहने समझने पाए। वे दोनों भाई तुम्हारी तरह उसका अपमान करते। आखिरकार वो भी बेचारी होकर रह जाती। लेकिन जब तुमने देखा तो कि दोनों बेटे बिगड़ गए हैं और हाथ से बाहर जा रहे हैं, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने एक और गलती कर दी। तुमने अपने सबसे छोटे बेटे पर ज़रूरत से ज़्यादा लगाम लगानी शुरू कर दी और उसकी हर बात पर अपना अनावश्यक अधिकार जमा लिया, जिसमें उसकी बुद्धि और उसका व्यक्तित्व दोनों ही संकुचित हो गए हैं और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो गई है। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी पहले से तो तुम झूठी शान दिखाने के चक्कर में पैसा उधार देने लगे थे और वापस मांगने भी में संकोच करते थे। धीरे धीरे उनकी यह आदत बन गई और वे तुम्हारा ज़्यादा फायदा उठाने लगे। धीरे धीरे इससे भी तुम्हें परेशानी होने लगी। अब सब कुछ जानते समझते हुए भी तुम उन्हें नहीं कह सकते थे। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो हाथ जोड़कर बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं क्या करूं महाराज। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर और कहा, अब भी समय है नहीं बीता। तुम अब भी चीज़ों को सुधार सकते हो। सबसे पहले तो अपने अंदर बसी नकारात्मकता को सकारात्मक में बदलने की कोशिश करो। घर में अपने पत्नी को सही मान सम्मान और उसके अधिकार दो। वही बच्चों को सही राह ला सकती है, क्योंकि जब पैसे कमाने के लिए पति घर के बाहर जाते हैं, एक पत्नी ही घर को अच्छी तरह संभालती है। अपने बड़े बेटों पर सख्ती करो, उन्हें ये अच्छी तरह से वजह पैसा मत दो। अपने छोटे बेटे को दुनियादारी की भी सीख दो, लेकिन उस पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती मत करो। ज़रूरत से ज़्यादा उदारता मत दिखाओ। नाते रिश्तेदारों और मित्रों को बेवजह अपनी मेहनत का पैसा मत दो। इसके लिए ना कहना सीखो। एक बार ना कहना सीख जाओगे तो दूसरी बार तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बस ये सब बातें ध्यान में रख कर व्यवहार करो तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। चिंता ही और तनाव दूर हो जाएगा और मृत्यु का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। सेठ, एक बात याद रखो कि कल को संभालने के बारे में सोचना बेकार बुद्धिमानी है, लेकिन जो चीज़ होना अनिश्चित है उसके बारे में बेवजह चिंता करके अपने आज को खराब करना मुसीबत है। व्यवहार में संतुलन रखकर हम अपने जीवन का सकारात्मक
ला सकते हैं। जीवन ना कहना भी आना चाहिए। जो बात सही नहीं है लगती उसके लिए केवल दिखावे के चक्कर में ही मत कहें। सेठ को अब गौतम बुद्ध की बातें समझ में आ गई थी। अब उसके उदास चेहरे पर खुशी थी और वह मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गया। गौतम की शिष्यों को भी समझ आ गया था कि वह जरूरी नहीं है कि यदि आपके पास बहुत पैसा है तो आपको कोई दुख या चिंता नहीं होगी। दोस्तों, इस एक ही कहानी से हमें कई सीख मिलती है। जैसे कल की चिंता में आज को खराब नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने जीवन में व्यवहारिकता दृष्टिकोण रखकर सही गलत के बीच में एक संतुलन रखना जरूरी है। तीसरा, अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके अपने पर निर्भर लोगों पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। और सबसे विशेष बात यह है कि गलत के लिए ना कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।